हेलो फ्रेंड्स, KTC जुडिशरी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम जानेंगे एक नए लीगल अपडेट्स के बारे में, जो कि जानना हर किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। फिर चाहे वो एडवोकेट हो, लॉ स्टूडेंट्स हो, पुलिस हो या कोई आम नागरिक हो। क्योंकि फ्रेंड, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ ऐसे नए जो प्रोसीजर है जो एनेक्ट किए गए हैं, जो कि हमारा जो क्रिमिनल लॉ है उसमें नहीं दिए हुए थे। आपने अब तक देखा होगा कि जब भी पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो उसे जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट होते हैं वो ऐसे ही ओरली बताया जाता था, बट इसमें कुछ ऐसे बदलाव किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कि हर किसी को जानना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, जो राइट टू जो अरेस्ट होता है एक फंडामेंटल राइट्स होता है एक्यूज का, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उससे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं राइट टू अरेस्ट, उसके तहत जो प्रोविजन दिए गए थे लॉ में, उसमें कुछ नए प्रोसीजर जो है एनेक्ट किए हैं, जो कि जो लॉ बनाए गए थे, नए जो क्रिमिनल लॉ बनाए गए हैं BNSS, उसमें नहीं दिया हुआ था, और जो पुराने जो CRPC था उसमें भी नहीं दिया हुआ था, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। भारत का संविधान कहता है कि हर किसी व्यक्ति को जब भी अरेस्ट किया जाएगा तो उसका जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है उसे इन्फॉर्म किया जाएगा। तो इसी को लेकर आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कुछ नए फ्रेम किए गए हैं, कौन से ऐसे जो प्रोसीजर है जो एनेक्ट किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट फ्रेंड उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि जो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है वो आपको मिलते रहे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जजमेंट का कॉस्ट टाइटल है, जो कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसका कॉस्ट टाइटल है मिहिर राजेश शाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अनदर। इसका क्रिमिनल अपील नंबर है 2195 ऑफ 2025। ये जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में डिलीवर किया गया है, और इसी जजमेंट के जरिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो मोड ऑफ जो अरेस्ट है, यानी कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट के जो प्रोसीजर है वो फ्रेम किए गए हैं, और प्रोसीजर ना फॉलो करने पर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा वो भी इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया है, जो कि एक मैंडेटरी कर दिया गया है। यानी कि पूरे भारत में अब जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा तो उसके ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जो प्रोसीजर इस जजमेंट में बताए गए हैं उसी माध्यम से उसको फॉलो करना होगा हर एक एजेंसीज के लिए, चाहे वो पुलिस हो या कोई हायर अथॉरिटी या हायर एजेंसीज हो। इस केस में जो अपीलेंट है उनके द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसे चैलेंज किया गया था। इसके पहले जजमेंट के पहला क्रम नंबर 2 में जो दिया हुआ है कि अप्लीकेंट के जो राइट्स थे उसका वायलेशन हुआ है, यानी कि जो अप्लीकेंट के जो राइट्स हैं आर्टिकल 22(1) कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड पुराने जो क्रिमिनल लॉ थे CRPC सेक्शन 50, और जो नया क्रिमिनल लॉ है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के सेक्शन 47 में जो उसके राइट्स हैं उसका वायलेशन हुआ है, क्योंकि उसके जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है उसे रिटर्न में नहीं दिया गया था। अप्लीकेंट के द्वारा उसके जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट हैं उसे JMFC कोर्ट के समक्ष भी कंटेस्ट किया गया था, जब उसे रिमांड के लिए प्रोड्यूस किया गया था। जिसके बाद अप्लीकेंट के द्वारा उसके जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट के जो लीगलिटी है उसे बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष चैलेंज किया गया, जो कि इसके पैराग्राफ नंबर जो 5 है उसमें दिया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। जिसके बाद अप्लीकेंट के द्वारा उसके जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट के जो लीगलिटी है उसे बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष चैलेंज किया गया था, जो कि इस जजमेंट के पैराग्राफ नंबर जो 5 है उसमें दिया हुआ है। उसे बॉम्बे हाई कोर्ट को यह अप्रोच किया गया था कि उसके जो राइट्स है जो कि आर्टिकल 22(1) और सेक्शन 50 और सेक्शन 47 में दिए गए हैं उनका वायलेशन हुआ है, क्योंकि उसे जो उसका जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट था वो रिटर्न में नहीं दिया गया, जो कि एक मैंडेट है। जिसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा केस को एनालाइज करने के बाद ये पाया गया कि एक प्रोसीजर लैप्स है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रोसीजर लैप्स, यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा ये माना गया कि ये जो चूक है वो कानून में दी यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा माना गया कि कानून में कुछ चूक है जो इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा सही ठहराया गया, बट उसके जो वैलिडिटी ऑफ जो अरेस्ट था उसे भी ठीक कराया, उसे भी अपहेल्ड किया। यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कानून में मोड ऑफ जो प्रोसीजर है वो नहीं दिए गए हैं, बट जो वैलिडिटी ऑफ जो अरेस्ट है, जो उसे अरेस्ट करने की जो वैलिडिटी है वो भी सही है। जिसके बाद अप्लीकेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया गया, और बॉम्बे हाई कोर्ट का जो जजमेंट था वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चैलेंज किया गया, और उनके समक्ष मेन इशू राइज किया गया कि उसके जो राइट्स हैं अप्लीकेंट्स के आर्टिकल 22 और सेक्शन 50 सेक्शन 47 में जो दिए गए हैं, जो कि एक मैंडेट है, उनका वायलेशन हुआ है, क्योंकि उसे जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट था वो रिटर्न में नहीं दिया गया था। फ्रेंड्स, अगर हम जो नया जो CRPC कानून है वो भी हम देख लेते हैं, उसके जो सेक्शन 47 है वो क्या कहते हैं। आप सेक्शन 47 देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है
पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड ऑफ राइट टू बेल। इसका जो सब सेक्शन 1 है वो ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर अरेस्ट किया गया है तो उसके जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है उसे एज सुन एज पॉसिबल कम्युनिकेट किया जाएगा, यानी कि उसे जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है वो बताया जाएगा। बट किस माध्यम से बताया जाएगा, उसके जो मोड है वो इसमें नहीं दिया गया है। अगर हमारा जो पुराने जो क्रिमिनल लॉ है उसके अगर हम देखें सेक्शन 50 के प्रोविजन, सीआरपीसी के सेक्शन 50 के जो प्रोविजन देखें वो भी यही कहता है कि अगर कोई भी ऑफिसर या किसी भी पर्सन के द्वारा किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसके जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है, जिस ऑफेंस में उसे अरेस्ट किया गया है, और वो उसे इन्फॉर्म करना मैंडेटरी है, यानी कि उसे बताना ये अनिवार्य तो किया गया है इस प्रोसीजर में, इस क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर में। बट उसमें ये नहीं दिया गया है कि मोड ऑफ जो प्रोसीजर होगा इन्फॉर्म करने का वो क्या होगा, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। इसमें बताना है ये तो दिया गया है, पर प्रोसीजर क्या है बताने का, ये उसके ओरल बताना है या रिटर्न में बताना है, ये इसमें नहीं दिया गया है। और जो नए क्रिमिनल लॉ बनाए गए हैं बीएनएस, उसमें भी नहीं दिया गया है। तो इसलिए मुझे इसका आर्टिकल 22 है वो भी हम देख लेते हैं। आर्टिकल 22 के जो सब आर्टिकल 1 है उसमें ये दिया गया है कि किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसे बिना बताए डिटेन करके नहीं रखा जाएगा, यानी कि उसके जो ग्राउंड ऑफ जो अरेस्ट है उसे बताना मैंडेटरी है, जो कि इसमें दिया गया है, जो कि एक जिसे हम कहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैंडेट है, जिसके आधार पर जो प्रोसीजर बनाए गए हैं, जो एक्ट एनेक्ट किए गए हैं, सीआरपीसी था पहले और अभी जो बीएनएसएस है उसमें भी ये चीज़ दिया हुआ है। बट उसमें जो मोड ऑफ जो प्रोसीजर है इन्फॉर्म करने का वो नहीं दिया गया है, जिसके लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस जजमेंट में कुछ नए जो प्रोसीजर है वो एनेक्ट किए गए हैं। अब इस जजमेंट का जो पैराग्राफ नंबर 56 है उसमें हम देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो प्रोसीजर मिसिंग थे इसके अंदर वो बनाए गए हैं, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। यानी कि इस पॉइंट नंबर 1 में ये कहता है कि ग्राउंड ऑफ जो अरेस्ट है किसी भी अरेस्टी को, यानी कि किसी भी अरेस्ट किए गए व्यक्ति को इन्फॉर्म करना ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, जो कि अभी मैंने आपको आर्टिकल 22(1) में आपको दिखाया है। बट जो प्रोसीजर बनाए गए थे उसके तहत भी तो इसमें ये भी दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि उसके जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है वो इन्फॉर्म करना किसी भी कानून के तहत, जो भी कानून बनाए गए हैं उस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसके ग्राउंड ऑफ इन्फॉर्म करना मैंडेटरी है, फिर वो चाहे आईपीसी हो या बीएनएस हो। इसके जो पॉइंट नंबर 2 है वो ये कहता है द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन राइटिंग टू द अरेस्टी इन द लैंग्वेज ही सी अंडरस्टैंड। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जो प्रोसीजर है जो मिसिंग था, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था ये प्रोसीजर लैप्स है, उसमें नहीं दिया गया था प्रोविजंस में, उसे यहाँ पे एनेक्ट कर दिया गया है। इस पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच के द्वारा प्रोसीजर एनेक्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसके जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है उसे रिटर्न में कम्युनिकेट किया जाएगा और उसी भाषा में किया जाएगा जिस भाषा को उसको आता है, यानी कि उसी लैंग्वेज में किया जाएगा जो लैंग्वेज वो व्यक्ति को मालूम है। इसमें जो पॉइंट नंबर 3 है जो इसमें एनेक्ट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसमें जो बातें दी गई हैं पॉइंट नंबर 3 में वो दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को ऑफिसर के द्वारा या किसी पर्सन के द्वारा अरेस्ट किया जाता है तो उसे जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है वो अगर तुरंत अगर इन्फॉर्म नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसे रिटर्न में अगर नहीं बता पाते हैं तो उसे ओरली बताना है। बट जब उसका रिमांड लेने के लिए जज के समक्ष पेश किया जाएगा, यानी कि जो जेएमएफसी कोर्ट होते हैं रिमांड लेने के लिए उसके समक्ष पेश किया जाएगा, उसके 2 घंटे के पहले उसके जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है उसी लैंग्वेज में उसके साथ कम्युनिकेट करना है जो लैंग्वेज उसे आता है, जो कि पॉइंट नंबर 2 में दिया गया है। इसके पॉइंट नंबर 3 में भी यही कहा गया कि अगर ऑन द स्पॉट उसे नहीं बता सकते हैं तो उसे ओरली बताना है, बट जज के सामने पेश करने के पहले 2 घंटे के पहले ही उसे रिटर्न में इन्फॉर्म करना है। और इसका जो पॉइंट नंबर 4 है वो ये कहता है कि ऊपर दिए गए जो बातें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताई गई है, यानी कि जो प्रोसीजर फ्रेम किए गए हैं, अगर उसका पालन नहीं होता है तो उसके जो अरेस्ट है और जो रिमांड है उसे इलीगल माना जाएगा और जो पर्सन है उसे आज़ाद कर दिया जाएगा। यानी कि जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा तो उसे पॉइंट नंबर 2 के तहत उसे रिटर्न में इन्फॉर्म करना होगा उसी भाषा में जिस भाषा को उसे आता है। और पॉइंट नंबर 3 के तहत अगर तुरंत इन्फॉर्म नहीं कर सकते हैं तो उसे ओरली इन्फॉर्म करना होगा, बट जज के सामने पेश करने से पहले 2 घंटे पहले ही
इसे रिटर्न में इन्फॉर्म करना होगा, पॉइंट नंबर 2 के तहत। बट अगर इसका जो पालन है वो अगर नहीं किया जाता है किसी भी पुलिस ऑफिसर के द्वारा, किसी पर्सन के द्वारा या किसी एजेंसी के द्वारा भी, तो उस जो अरेस्ट है और जो रिमांड जो लिया जाएगा जज के पास से, उसे इलीगल माना जाएगा और उस पर्सन को उस केस से, उस ऑफेंस से आज़ाद कर दिया जाएगा, जो कि ये मैंडेटरी कर दिया गया है। ये रूल जो है वो पूरे भारत में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अप्लाई कर दिए गए हैं। इसका जो जजमेंट का कॉपी है वो भी हर एक ऑल इंडिया हाई कोर्ट को भेज दिया गया है और जितने भी चीफ सेक्रेटरी है हर एक स्टेट के, उनको भी भेज दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये जो प्रोसीजर है वो एनेक्ट किए गए थे, जो कि जो लॉ जो एनेक्ट किए गए हैं पार्लियामेंट के द्वारा उसमें नहीं दिए गए थे मोड ऑफ अरेस्ट के बारे में, जो कि एप्लीकेंट के द्वारा डिमांड किया गया था। फ्रेंड्स, इस जजमेंट में जो मेन बातें थे वो यही थे जो कि मैंने आपको बता दिया है। बाकी इस जजमेंट का जो कॉपी है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, वहाँ से निकाल के इसे पूरा पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप एक एडवोकेट हैं तो आपके लिए वो जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, मतलब एज पर प्रैक्टिस है। और जो लॉ स्टूडेंट्स है या कोई जुडिशरी एस्पिरेंट्स है या किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या लीगल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो लैंडमार्क जजमेंट है ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये लैंडमार्क जजमेंट है 2025 का, जो कि ऐसे जो लैंडमार्क जजमेंट्स होते हैं वो एग्जाम में क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो अब इसकी जो कॉपी चाहिए होगा तो आप ले लिया, फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बट फ्रेंड, जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकॉन ऑन कर दें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें।